एक बार की बात है। किसी गांव में रानी नाम की एक खूबसूरत अमीर लड़की रहती थी। रानी के पिता का कपड़ों का एक बहुत बड़ा कारखाना था, जिस वजह से रानी बचपन से ही ऐशो आराम से पली बड़ी थी। फिर कुछ समय बाद रानी की शादी समीर नाम के लड़के से हो जाती है। समीर मिडिल क्लास परिवार से था। उसके घर में रुपए रुपए का हिसाब रखा जाता था, लेकिन रानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ हर महीने उसे ढेर सारे पैसे भेजा करती थी। फिर कुछ समय बाद रानी का बर्थडे आ जाता है और रानी मोहल्ले में रहने वाली सभी औरतों को एक बड़ी पार्टी देती है। उन औरतों ने इतनी शानदार पार्टी पहले कभी नहीं देखी थी। दूसरी तरफ रानी हर हफ्ते सभी औरतों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें दावत दिया करती थी। और जब भी कभी रानी को बाहर घूमने का मन करता तो वो सभी औरतों को अपने साथ ले जाती थी और उन्हें महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाती थी। लेकिन रानी के मोहल्ले में रहने वाली सभी औरतें मतलबी और स्वार्थी थी। रानी के पैसों पर ऐश करने के बावजूद वो सभी औरतें रानी के इस तरह पैसे खर्च करने की आदत पर पीठ पीछे उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाती थी। अच्छा हुआ ये रानी शादी करके हमारे मोहल्ले में आ गई, इसकी वजह से तो हमारी मौज हो रही है। हाँ, ये बेवकूफ रानी हमें महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है और साथ ही हमारी शॉपिंग का खर्चा भी उठाती है। अब तो मुझे भी किसी चीज की कमी नहीं होती। भगवान करे इसी तरह हमारी जिंदगी चलती रहे। फिर एक दिन, बहू जरा तू अपने पैसे खर्च करने की आदत पर लगाम लगा। तुझे नहीं पता इस मोहल्ले की सभी औरतें बहुत चालाक हैं। तेरे सीधेपन का फायदा उठाकर तुझे बेवकूफ बना रही हैं। रहने दीजिए मम्मी जी, आपने तो पूरी जिंदगी सिर्फ गरीबी देखी है, लेकिन मैं बचपन से ही अमीर में पली बड़ी हूँ, इसीलिए मुझे पैसे खर्च करते देख आपको बहुत जलन होती है। बेहतर होगा दोबारा आप मुझे अपनी कोई सलाह मत देना, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ठीक नहीं होगा। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रानी का पति समीर भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अपने पैसों की धौंस दिखाकर रानी उसे भी चुप करा देती है। इस तरह रानी अपने पैसों के दम पर सभी को दबाकर रखती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक राजी के पिताजी की दुकान में आग लग जाती है और उनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। कर्ज की वजह से रानी के पिताजी पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। फिर गरीब होने के बाद रानी की माँ उसे पैसे भेजना बंद कर देती है। लेकिन इतनी बड़ी घटना से भी रानी को कोई सबक नहीं मिलता। फिर एक दिन रानी के पास काव्या नाम की एक औरत आती है। सुनो रानी, अगले हफ्ते मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है। मेरे मायके वाले बहुत गरीब हैं, उनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे 2 लाख रुपए उधार दे सकती हो? रानी काव्या के सामने झूठी शान दिखाने के लिए उसे हाँ कह देती है। फिर अगले दिन रानी गांव के साहूकार से 2 लाख रुपए ब्याज में लेकर काव्या को दे देती है। काव्या ने रानी से झूठ बोलकर उसे बेवकूफ बनाया था। वो रानी के दिए हुए पैसों से अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करती है और बाकी के पैसे बैंक में जमा कर देती है। इस तरह रानी अपनी झूठी शान बरकरार रखने के लिए कर्ज लेकर उन औरतों पर पैसे खर्च करना जारी रखती है। फिर एक दिन, रानी, आज मुझे गांव के साहूकार चमन लाल जी मिले थे। वो कह रहे थे कि तुमने उनसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए हैं। अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो हमारे घर की बहुत बेइज्जती होगी। मैंने बैंक में जमा किए सारे पैसे निकालकर तुम्हारा कर्ज चुका दिया है। मेहरबानी करके अब तो सुधर जाओ। आज के बाद कभी किसी से कर्ज मत लेना। इतना कहकर समीर अपने काम पर चला जाता है।
लेकिन अगले ही दिन घर पर दो साहूकार अपना कर्ज मांगने आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर रानी से अपने पैसे मांगने लगते हैं। देखते ही देखते वहां मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। रानी की बेइज्जती होते देख कोई भी औरत सामने नहीं आती, बल्कि वो सभी औरतें हंसती हुई उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। इस बात से रानी को बहुत बुरा लगता है। फिर रानी की सास और समीर अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर रानी का सारा कर्ज चुका देते हैं। उस दिन की घटना से सबक लेकर रानी पूरी तरह सुधर जाती है और उन बुरी औरतों की संगत छोड़कर एक अच्छी बहू बनकर अपनी सास और पति की सेवा करने लगती है। सुरभि की माँ किरण देवी और छोटा भाई सौरभ 3 लोग थे सुरभि के परिवार में। पिताजी का लंबी बीमारी के बाद 2 वर्ष पहले निधन हो गया था और अब उनके मरने के बाद ये लोग सब किराए पर रहते थे। माँ किरण देवी ठेले पर नूडल्स बनाकर बेचा करती थी। सुरभि और सौरभ कॉन्वेंट में पढ़ते थे। माँ, कल स्कूल में फीस देनी है, याद है ना? मैडम ने कहा है कि फीस जमा नहीं करोगे तो सेकंड टर्म का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, देखती हूँ। कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। अगले साल तुम्हें बोर्ड की परीक्षा भी देनी है ना? हाँ माँ, मेरी भी 12वीं की परीक्षा की फीस देनी है। ठीक है बेटी, हो जाएगा। अगली सुबह किरण देवी पति की अंतिम निशानी सोने का मंगलसूत्र सोनार के यहाँ बेच आई और स्कूल पहुंचकर दोनों की फीस जमा कर दी। शाम को सुरभि और सौरभ जब घर पहुँचे, माँ, ये देखो, मेरा रिजल्ट आ गया। मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। इस तरह पढ़ बेटा, तुम्हें अपने पापा का नाम रोशन करना है। माँ, पहले ये बताओ कि फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से आए? अरे बिटिया, तुम लोग सिर्फ पढ़ो लिखो, पैसों की चिंता मत करो। माँ, हमसे मत छुपाओ। मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें सुबह सुनार की दुकान में देखा था। बेटी, वो ऐसे ही सोने का भाव पूछने गई थी। सुरभि घर के अंदर जाकर बॉक्स खोलकर देखती है। वहाँ पर मंगलसूत्र नहीं पाकर सारा माजरा समझ जाती है। माँ, तुमने हमारे लिए पापा की आखिरी निशानी भी बेच दी। अरे ओ पगली, मेरे लिए तुम दोनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी गले लगकर रोने लगती हैं। सुरभि आंसू पोंछते हुए बोलती है, माँ, कल से मैं भी नूडल्स बेचने में तुम्हारी मदद करूँगी। नहीं बेटा, अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। नहीं माँ, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं कल से स्कूल से आने के बाद नूडल्स बेचने में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। दूसरे दिन से सुरभि भी नूडल्स बेचने में माँ का हाथ बटाने लगी। सुरभि की हाथों की बनी नूडल्स बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। इस तरह कुछ महीनों में ही उनके पास अच्छे पैसे जमा हो गए। लेकिन इसी बीच किरण देवी बीमार हो गई। बेटी, मैं तो बीमार हो गई हूँ, अब कैसे दुकान चलेगी? तुम टेंशन मत लो माँ, मैं दुकान पर दीदी का साथ दूंगा। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, भाई बहन दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तुम बस आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक है बेटा, अब सही में तुम लोग बड़े हो गए हो। दोनों भाई बहन मिलकर दुकान संभालने लगते हैं। शुरू में सौरभ के दोस्त उन दोनों को फुटपाथ पर नूडल्स बेचते हुए देखते हुए खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई और उन दोनों ने अच्छा पैसा जमा कर लिया। दीदी, क्यों ना हम लोग एक दुकान खोल लें? सही बोले भाई, मैं यही सोच रही थी। और बारिश के दिन भी आने वाले हैं, ऐसे में फुटपाथ पर कस्टमर नहीं आएंगे। जल्द ही दोनों एक अच्छा सा दुकान देखकर रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। अब कस्टमर भी ज्यादा आने लगे थे और स्टाफ भी रख लिया था। इधर किरण देवी भी ठीक हो गई थी। वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। फुटपाथ की दुकान को बड़ा सा रेस्टोरेंट में बदल दिया। काश आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम पर बहुत गर्व करते। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ है। हाँ माँ, आप ही लोगों से हमने मेहनत करना सीखा है। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही हम लोग नूडल्स पैकेट की कंपनी खोलेंगे। जरूर खोलेगा बेटा,
तुम दोनों की लगन और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। रात में तीनों लोग रेस्टोरेंट बंद कर चले जाते हैं और खाना खाकर सोने ही वाले होते हैं कि सुरभि का मोबाइल बजने लगता है। हेलो जी मैडम, मैं केयर टेकर रामलाल बोल रहा हूँ। जी रामलाल जी, बोलिए। मैडम, अपने रेस्टोरेंट में आग लग गई है। क्या? कब और कैसे? ओके, वही रुको, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ दीदी? किसका फोन था बिटिया, क्या हुआ? माँ, अपने रेस्टोरेंट में आग लग गई है। सौरभ, तुम फायर ब्रिगेड वालों को फोन करो और मेरे साथ चलो। रुको बेटा, मैं भी साथ चलती हूँ। रेस्टोरेंट में भयानक आग लग जाती है, सब जलकर खाक हो जाता है। फायर ब्रिगेड वाले अभी भी आग बुझा रहे थे। दोनों माँ बेटे के आंसू नहीं थम रहे थे। बस सुरभि उन दोनों को संभाले हुई थी। रामलाल जी, पता करिए हमारे स्टाफ में से किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं मालकिन, भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम सब मिलकर फिर से रेस्टोरेंट खड़ा कर देंगे। किरण देवी और सौरभ फिर से रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहते थे, लेकिन सुरभि ने अपना साहस नहीं खोया और फिर से मेहनत करी और एक रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया। जल्दी अपनी मेहनत और लगन से उसने नूडल्स की एक कंपनी खोल दी, जिसमें हजारों स्टाफ काम कर रहा था। कुछ ही महीनों में उसकी नूडल्स कंपनी ब्रांड बन गई। सौरभ आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। सुरभि ने अपना पुराना घर खरीदकर उसको आलीशान बंगला बना लिया।